नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीसिया में। तो दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं और हम इसमें जीएस पढ़ रहे हैं यूपी त्रिपल जूनियर असिस्टेंट के लिए। और इसमें जीएस हम अच्छे लेवल की पढ़ रहे हैं जो पिछली बार एग्जाम में पूछी गई थी। तो सबसे पहले तो आज हम टेस्ट करेंगे पिछली क्लास का टेस्ट। हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष आया था? ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं दोस्तों। आपको बताना है 1854, 1882, 1881, 1878। ये चारों डेट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 1882 में आया था। 1854 में दोस्तों क्या हुआ था आपको पता हो तो यहाँ क्या होता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। इसी की समीक्षा के लिए क्या आता है? हंटर शिक्षा आयोग आता है। कौन सा आयोग आता है? हंटर शिक्षा आयोग आता है। और इसमें मैंने बताया था 1 से 5 तक स्थानीय भाषा मतलब देसी भाषा में शिक्षा देने का क्या था? सुझाव था देसी भाषा में। 1881 में क्या होता है? नियमित जनगणना होती है। कौन सी? नियमित जनगणना। कौन करता है? रिपन करता है, रिपन। 1878 में भी मैंने आपको बताया था क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ आता है क्या? वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट। और ये कौन लेके आते हैं? तो लिटिन लेके आते हैं। लिटिन जो वायसराय होते हैं वह लेके आते हैं। और नियमित जनगणना कौन लेके आते हैं? रिपन लेके आते हैं 1881 में। आप मेरी बात को ध्यान से सुना करें क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छा लिखा नहीं जाता है इस पे। अच्छा, और यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लो। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग में कौन सा? महिला शिक्षा आयोग का सुझाव था। और यहाँ पे क्या सुझाव था कि जो लंदन में यूनिवर्सिटी होती है वह भी हमारे भारत में होनी चाहिए। कहाँ कहाँ होनी चाहिए? तो बम्बई में होनी चाहिए, मद्रास में और कलकत्ता में। यह भी इसमें एक सुझाव था इम्पोर्टेंट, आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। बाबर, आज हम दोस्तों बाबर को पढ़ेंगे कंप्लीटली। जन्म 1483 फरगना में होता है। मृत्यु 1530 आगरा में होती है। दफनाया इसको कहाँ गया था? प्रथम बार आराम बाग में, बाद में काबुल में इसको दफना देते हैं। पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे जो तैमूर वंश के थे। अगर बात करें माता, तो माता कौन थी? कुतलुक निगार बेगम थी, चंगेज खां फैमिली से थी। सब पूछा जाता है कि तैमूर वंश, जो तैमूर था उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था 1221 में। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उपनाम क्या है? बादशाह कलंदर। कलंदर किसको कहते हैं? जो दान करता है, इसलिए इसको कलंदर की उपाधि थी। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि एक बार एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे बादशाह ना देकर उन्होंने क्या पूछा था? पादशाह। तो पादशाह पूछा था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पेपर में पादशाह उपाधि आए तो किसकी है? बाबर की। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। बागवानी और ढोल नगाड़ों का शौकीन था। कौन? बाबर। अब यहाँ पे इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। बागवानी और ढोल नगाड़ों का शौकीन कौन था? ये ढोल बजाने में बहुत मतलब इसको मजे आते थे। और बागवानी जो मतलब फल, जो हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं ये उगाता था। पत्नी मुसम्मत काबुली बेगम थी। 4 युद्ध हुए थे। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1526 में होता है, बाबर जीतता है। खानबाग का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर जीतता है, राणा साना की हार होती है। और यहाँ पे ये क्या करता है? तो जिहाद का नारा देता है। कौन से युद्ध में? खानबाग के युद्ध में। चंदेरी के युद्ध की अगर बात करें तो 1528 बाबर जीतता है, मेदिनी राय की हार होती है। 1529 की बात करें, घाघरा का युद्ध होता है और बाबर की जीत होती है, महमूद लोदी की यहाँ पे हार होती है। खानबा के युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया। यहाँ पे आप बात लिखिए। जीवनी की बात करें, तुजुके बाबरी, बाबरनामा। कभी कभी बाबरनामा ना देके तुजुके बाबरी भी पूछ लेता है। ये तुर्की भाषा में है। कौन सी भाषा में दोस्तों? ये तुर्की भाषा में। पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद किसने बनवाई थी? तो बाबर ने बनवाई थी। मुगल वंश का ये कौन है? संस्थापक है। तो दोस्तों आज की क्लास अब शुरू करते हैं हम। स्थायी बंदोबस्त आज हम पढ़ेंगे और रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे, और एक होती है महलवाड़ी व्यवस्था जो हम कल पढ़ेंगे। इनको आज हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है एग्जाम में प्रश्न डिटेल्स में ही आ रहे हैं। पहले क्या होता था, पूछता था ग्रुप सी के लेवल में, ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं कि स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसकी डेट तक अभी नहीं पूछी गई है प्रीवियस ईयर में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन ले गया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन मुनरो। बस इतना ही पूछता था, लेकिन अब पेपर काफी अच्छे लेवल का बनने लगा, इसलिए हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो इसके जो अन्य नाम क्या थे?
जमींदारी प्रथा। इसको जमींदारी प्रथा क्यों कहते थे दोस्तों? क्योंकि भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार होता था। यहाँ पे कौन होता था? जमींदार होता था। मान लो ये गांव है हमारा, ये गांव है और ये यहाँ पे किसान है, ये बॉक्स में क्या है? किसान है। तो ये क्या है? अब मान लो यहाँ पे इन पूरे गांव का एक जमींदार होगा, एक जमींदार होगा, वह जाएगा इनसे लगान लेगा और यहाँ से वो अंग्रेज को दे देगा, कि अंग्रेज को दे देगा। तो इस हिसाब से ये सिस्टम था, लेकिन ये बहुत गंदा सिस्टम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10/11 की व्यवस्था थी। मतलब 11 क्विंटल अगर गेहूं हमारा हुआ तो 10 क्विंटल अंग्रेज ले लेंगे और बाकी का 1 क्विंटल किसान को मिलेगा। तो इस तरह की व्यवस्था थी। इसको इस्तेमरारी कहते थे, जागीरदारी प्रथा भी कहते थे। सूर्यास्त कानून क्या था? सूर्यास्त कानून यह था कि जो जमींदार था वह सूर्य अस्त होने से पहले लगान अंग्रेज को देगा, वरना उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी और अन्य व्यक्ति को दे दी जाएगी। तो ये सूर्यास्त का कानून था। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रैयतवाड़ी की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की। थॉमस मुनरो, कैप्टन मुनरो, इसके कौन है? इसको मतलब इसकी स्थापना करते हैं। सर्वप्रथम की अगर बात करें तो 1792 में 12 महल तमिलनाडु में ये व्यवस्था पहली बार आती है। और ये कब आती है? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त में एक ही डेट है, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, बात खत्म। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सर्वप्रथम तो 12 महल तमिलनाडु में, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। भूमि का स्वामी यहाँ पे किसान होगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और लेकिन यहाँ पे एक डेट और इम्पोर्टेंट हो जाती है, 1882। 1882 में पूरे मद्रास में कैप्टन मुनरो क्या करते हैं? ये व्यवस्था लागू करते हैं। कैप्टन मुनरो कौन होते हैं? तो मद्रास के गवर्नर होते हैं, इसलिए ये कैप्टन मुनरो वहाँ की व्यवस्था में काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात क्या हो जाती है दोस्तों? ये 33%, मतलब मान लो 100 क्विंटल हमारा गेहूं हुआ तो 33, वैसे तो 33.55 है, लेकिन आप 33% याद रखो। 33% लगान किसान किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। यहाँ पे जो जमींदार था, बिचौलिया था बीच में, वह यहाँ पे खत्म हो चुका था। अंग्रेजों ने डायरेक्ट किसानों से बातचीत करी और कहा कि हमें 33% लगान दो इस व्यवस्था में। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये 19% थी। कितनी? 19% थी हमारे पूरे भूभाग पे, पूरे भारत के। और ये कितनी प्रतिशत थी? 51% थी। और जो तीसरी व्यवस्था है महलवाड़ी व्यवस्था, वह कितनी हो जाएगी? तो वह 31% हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे और एक कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, तो आप ध्यान रखिए कि स्थायी बंदोबस्त, तो इसका समर्थन कौन थे? इनका समर्थक जो थे वे कौन थे? आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के समर्थक थे, मतलब इसके साथ खड़े थे वो। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। मान लो ये हमारा भारत है, तो अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो अब देखते हैं ये व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ लागू होती हैं। देखो, बंगाल, उड़ीसा, आपको 3 नाम रख सकते हैं, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। ये वाला जो भाग है, यहाँ पे हमारी कौन सी व्यवस्था थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और यहाँ पे हमारी कौन सी हो जाएगी? रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी आप मद्रास याद रख लो, मद्रास, तमिलनाडु में कौन सी जगह है? 12 महल जगह है। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश वगैरह है, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है? महलवाड़ी है, महलवाड़ी। अब आपको यहाँ से दिमाग रखना, 19% स्थायी बंदोबस्त हो गई, और रैयतवाड़ी कितनी हो गई? 51%, और महलवाड़ी 31%। ये भूभाग है पूरे उत्तर, अपना जो भी भारत है उसका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका परसेंटेज पूछा जा सकता है दोस्तों, और इनके अन्य नाम याद रखने हैं आपको, कौन कौन सी जगह पे। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन सी व्यवस्था थी, तो बंदोबस्त थी। हम जहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश वगैरह, वहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी? महलवाड़ी थी। और जो साउथ है हमारा, वहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। एकता प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी इसको खत्म करते हैं। दोस्तों, एकता प्रणाली लेके कौन आते हैं? इल्तुतमिश लेके आते हैं। और तुर्की चहलगानी या चालीसा, ये भी कौन लेके आते हैं? तो इल्तुतमिश लेके आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, आजकल ये हमारे अंदर से पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट पूछी जा रही है। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए, लेकिन अब अगला जो प्रश्न यहाँ से बनेगा तो क्या बन सकता है कि इसको खत्म किसने करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चालीसा को किसने खत्म करा था? बलबन ने। आप यहाँ पे इसको ट्रिक से अभी याद कर सकते हैं। मान लो 40 लोग हैं, 40 लोगों का समूह था, 40 है, तो इसमें बल होता है।
बल होता है, क्या होता है इसमें बल होता है, तो इसी से आप बलबन याद कर सकते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी खत्म करी थी, एकता प्रणाली। ये दोनों नाम आप याद रखिए, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तराइन का प्रथम या द्वितीय तृतीय युद्ध, तराइन के 3 युद्ध हुए थे, दोनों पहले वाले दोनों आपको पता होंगे, लेकिन यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, उसके लिए मैंने प्रश्न लिया है। गौरी और पृथ्वीराज के बीच में होते हैं पहले 2 युद्ध, 91-92, 1191, 1192। पहले में पृथ्वीराज जीतते हैं, दूसरे में गौरी जीतते हैं। क्यों जीतते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति होता है कौन, यहाँ इसके बाद एक युद्ध होता है 1194 में, 1194 में एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। तो उस युद्ध में पहले इसको आप समझो, जो पहले में तो कौन जीते, पृथ्वीराज, दूसरे में गौरी जीतता है। लेकिन ये जीतता क्यों, क्योंकि जयसिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, कौन, जयसिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी ये गद्दारी कर देता है किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं उनके साथ, और ये 1192 में गौरी के साथ मिल जाता है और पृथ्वीराज यहाँ से हार जाते हैं। लेकिन 2 साल के बाद क्या होता है, जो गौरी होता है आक्रमण करता है किस पे, जयसिंह पे। इसको चंदावर का युद्ध कहते हैं 1194 में, और जयसिंह की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। कौन मार देता है, गौरी मार देता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, दुश्मन का जो दुश्मन होता है उससे कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दुश्मन के दोस्त से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और जो प्रथा है आजकल हम कहते हैं कि हमारा देश जयचंदों का देश है, तो वो यहीं से आई है, जयचंद, यहीं से ये बात आई है। ये जयसिंह नहीं है दोस्तों, जयचंद है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जो तीसरा युद्ध है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1215 में होता है, 1215 से 16 के बीच होता है, यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच होता है। इल्तुतमिश आप तो जानते हैं कौन है, इल्तुतमिश। यल्दौज आप नहीं जानते हो, तो यल्दौज जो है, ये जो हमारे कुतुबुद्दीन होते हैं उनका गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है, यल्दौज कुतुबुद्दीन का गुलाम होता है। आपको जो चीज़ यहाँ लिखी है वह तो आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बोलता हूँ वह भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं कनेक्ट करने के लिए बोलता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे जैसे यल्दौज है, ये किसका गुलाम है, तो कुतुबुद्दीन का। ये बात आपको सिर्फ समझ लेनी है, एक बार सुन लेनी, लेकिन आपको यहाँ लिखना क्या है, ये तृतीय युद्ध लिखना है प्रॉपर तरीके से। जो यहाँ पे चीज़ें लिखता हूँ वो चीज़ें आपको लिखनी है। वर्ल्ड वाइड वेब की अगर बात करें तो टिम बर्नर्स ली इसके कौन है, संस्थापक हैं, WW जिसको बोलते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, मृत सागर, और सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। नीची झील पूछे तो मृत सागर हो जाती है, गहरी झील पूछे तो बैकाल झील हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आपकी इच्छा है कर सकते हैं। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।